हेलो बच्चों। तो आज हमारा दूसरा दिन है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने के चैलेंज में। और आप लोग पहले भी अगर इस वीडियो पर आ चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और कितना धांसू लेक्चर था ये भी आपने देख लिया होगा। यहाँ पर हम लोग बच्चों पॉलिनोमियल्स के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं और सारे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अगर आपने पहले भी पॉलिनोमियल नहीं कर रखा है तो यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट आप सीख कर जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सीधे उन बुक से लेकर आया हूँ जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। तो देखते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल कहते किसको हैं। पॉली और नोमियल वर्ड से मिलकर बना है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? मेनी। और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, यानी कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि जहां पर बहुत सारे टर्म हो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। टर्म हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि अगर मान लीजिए कि 3x - 2 है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दो टर्म हो गया। अगर सिर्फ और सिर्फ 3x होता तो हम क्या बोलते हैं कि एक ही टर्म है। अगर हमने बोला कि 3x + 2 - 4x या फिर 4y तो ये हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर तीन टर्म है। दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोला जाता है, एक टर्म वाले को मोनोमियल बोला जाता है और तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल बोला जाता है। लेकिन हमारा वास्ता इनसे ज्यादा नहीं है। क्लास 10th में हमारा मेन मकसद है कि पॉलिनोमियल में हमें यहाँ पर बोर्ड एग्जाम के लिए तीन चीजें पर ध्यान देनी है। पहला है बच्चों कि इसका ग्राफ क्या होता है पॉलिनोमियल का। ग्राफ में भी आपको लीनियर और ज्यादातर आपको क्वाड्रेटिक का देखना है, क्वाड्रेटिक का। ठीक है, दूसरा चीज कि इसके जीरोज का बहुत इंपॉर्टेंस है। और जीरोज में भी हमें यहां पर देखना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड x स्क्वायर। ये हम लोग देखेंगे यहां पर। कहां पर? जब x स्क्वायर है यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे। तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल? आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों कि आपने क्लास 9th में कुछ चीजों के बारे में पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल्स को डिनोट कैसे करते हैं ये सीख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स को बच्चों हम लोग लिखते हैं P(x) के फॉर्म में। इसको क्या पढ़ा जाता है? P ऑफ x। इसका मतलब होता है कि जो भी पॉलिनोमियल आपका दे रखा है वहां पे वेरिएबल कौन से वेरिएबल में? x वेरिएबल में है। इसका मतलब ये होता है। अगर fx भी लिख सकते हैं आप लोग, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं। इसका सबका मतलब क्या होता है? f ऑफ x, g ऑफ x, यानी कि जो भी आपको फंक्शन दे रखा है, जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है वो x वेरिएबल में है। अगर मैं लिखूं कि py, इसका मतलब क्या है कि जो भी पॉलिनोमियल आप लिख रहे हैं वो कौन से वेरिएबल में है? y के वेरिएबल में है। अगर आप लिख रहे हैं कि pz तो आप क्या लिखेंगे कि जो भी आप पॉलिनोमियल लिखिएगा उसमें वेरिएबल क्या यूज कीजिएगा? z कीजिएगा। इसका मतलब यही है। ठीक है, दूसरा चीज कि आपने क्लास 9th में यह भी पढ़ा होगा बच्चों की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल उसको बोलते हैं कि जो हमारा वेरिएबल होता है उस पर हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर px बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 दे रखा है तो यहां पर देखिए कि वेरिएबल जो है उस पर हाईएस्ट पावर कितना गया है? 2 गया है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, 1 डिग्री रहेगा, 1 डिग्री रहेगा तो इसको बोलेंगे लीनियर। ठीक है, अगर डिग्री 2 है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, और अगर 3 डिग्री है तो क्यूबिक। इसी तरह से आगे चलता जाता है। आपके सिलेबस में क्लास 10th में ये दोनों ज्यादातर पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स। पॉलिनोमियल में एक और बात है कि जब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के डिग्री के बारे में हमने देखा कि अगर 1 डिग्री है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। अगर 2 डिग्री है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और चीज है कि जब हम पॉलिनोमियल्स की वैल्यू के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? पॉलिनोमियल्स के वैल्यू के बारे में, वो आखिर क्या होता है। क्योंकि आप पूरे का पूरा आपका जो क्लास 10th का जो सिलेबस है इसी चीज पर टिका हुआ है। देखिए
द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कोई भी अगर मान लीजिए कि आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, फॉर एग्जांपल पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 दे रखा है, और आपसे पूछा है कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू -1 पर आप निकालिए, फाइंड आउट कीजिए। तो आपको क्या करना है, इस x को -1 से रिप्लेस कर देना है। जहां जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर -1 लगाइए, ठीक है, -1 लगा दीजिए। यही आपको क्या दे देगा, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल दे देगा, जो यहाँ पे पॉलिनोमियल है। कब देगा, जब x इक्वल टू -1 है। अगर x की वैल्यू आप चेंज करेंगे तो वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। यहां पर देखिए क्या आएगा कि -1 का स्क्वायर इवन पावर है तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 हो गया और -4 हो गया। 3 + 1 कितना होता है बच्चों, 4, 4 - 4 ये हो गया 0, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उस वैल्यू को कहते हैं बच्चों, एक्स के उस वैल्यू को कहते हैं, एक्स के उस वैल्यू को कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल में जीरो आ जाए। क्या आ जाए, जीरो आ जाए। यहां पर जैसे देखिए कि इस पॉलिनोमियल में हमने जैसे ही x इक्वल टू -1 पुट किया तो ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू है वो जीरो के बराबर आ गया। तब हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -1 बच्चों यहां पर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो फिर से समझिए कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ x या एनी वेरिएबल, उसको जिसे पुट करने पर पॉलिनोमियल में, जिसको पुट करने पर पॉलिनोमियल में वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। फिर से सुनिए कि x जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल x y z एनीथिंग, है ना, बाय पुटिंग विच वी कैन गेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज जीरो, ठीक है। ये इसका क्लियर डेफिनेशन हो गया और आपने यहां पे समझ लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट और सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट जो है आपके क्लास 10th में जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो है ज्योग्राफिकल मीनिंग ऑफ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कि जो जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, px इक्वल टू ax प्लस b। यहां पर देखिए कि जो वेरिएबल है उस पर पावर 1 है। अगर वेरिएबल पर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि इसका डिग्री 1 है। जिसका डिग्री 1 होता है उस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनेगा बच्चों तो ग्राफ आएगा, एक लाइन आएगा। किस तरह से, अगर मान लीजिए कि ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और इसका आप ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो कुछ इस तरह से एक लाइन आपको मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक है। अच्छा ये देखिए लाइन x एक्सिस को, ये x एक्सिस मानिए और इसको y एक्सिस मानिए, तो देखिए कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस के कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, मात्र एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहां पर हम ये भी बोल सकते हैं कि सिंस ये जो ग्राफ जो इसका प्लॉट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को एक ही पॉइंट पर कट किया, सो जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जीरो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। यही इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है कि x एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर काटा तो इसके एटमोस्ट जीरो कितने हो सकते हैं, सिर्फ एक ही हो सकते हैं। यहां पर देखिए जीरोज क्या होगा, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने पर पूरा का पूरा आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो मिल जाए। आप यहां पर x की वैल्यू निकाल लेंगे और पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है पार्टिकुलर वैल्यू, उसको पुट करने पर ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या मिल गया, हमें जीरो मिल गया है, ठीक है। इसकी वैल्यू जीरो मिल गई है, इसका ग्राफ क्या आ गया, लीनियर आ गया। याद रखिएगा कि जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो ग्राफ होता है वो लीनियर आता है, यानी कि लाइन हमें मिलता है, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा है लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आगे तो बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन छपेंगे, और ये कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं बच्चों, देखिए px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में अगर दिया रहे और a नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। आखिर इसका मतलब क्या है, a नॉट इक्वल टू जीरो। a नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए लिखा जाता है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि a जीरो के बराबर हो गया, ये जीरो के बराबर हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा और ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, ना कि क्वाड्रेटिक रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो, और पिछले वाले लीनियर में भी ए नॉट इक्वल टू जीरो हमने कंडीशन एस्टेब्लिश किया था, कंडीशन हमने लिखा था, ठीक है। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होता है। जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे, आपके सिलेबस में इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए नहीं है, लेकिन इसके ग्राफ से क्वेश्चन जरूर आता है,
ठीक है, प्लॉट करने के लिए नहीं आएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो कि अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। यहां पर मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस हो गया और इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस बोलते हैं बच्चों। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से मिलता है, या तो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा या तो ये नीचे की तरफ खुला हुआ होगा, और इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं बच्चों पैराबोलिक ग्राफ। क्या बोलते हैं? पैराबोलिक। पैराबोलिक या फिर इसको बोल देते हैं पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला, याद रखिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। उसका नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है? आपसे पूछे कि नेचर ऑफ द ग्राफ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? पैराबोला। ये या तो ऊपर खुला हुआ हो सकता है या नीचे खुला हुआ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कभी कि लेफ्ट या राइट में भी हो सकता है, तो घबराने की बात नहीं है। लेफ्ट में भी हो सकता है या राइट में भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे भी हो सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये कैसे भी हो सकता है। ये क्या है? ये पैराबोला होगा। नेक्स्ट, ये आखिर ये जो ग्राफ हमने बनाया जिसको हमने बोला पैराबोला, इसके हम कुछ केसेस देखते हैं जो कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, और ये आपके एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैं डिटेल डिस्कस करूंगा इसके बारे में, कि जब भी हमने यहाँ पर क्या देखा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ देख रहे हैं वो एक पैराबोला इस तरह से आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। यहाँ पर देखिए कि ये एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पर कट कर पा रहा है, एक्स एक्सिस को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट पर कट कर पा रहा है। इसीलिए हम लोग ये भी बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका एटमोस्ट जीरो क्या होता है? 2 जीरो होते हैं। और आप लोग ध्यान देंगे कि इसका डिग्री भी क्या है? 2 है। तो अगर किसी का डिग्री 2 है तो इसका एटमोस्ट जीरो कितना हो सकता है बच्चे? मात्र 2 हो सकता है। अगर मान लीजिए कि किसी का डिग्री n है तो उसका एटमोस्ट जीरो कितना हो सकता है? n हो सकता है। एटमोस्ट कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा, उससे कम होगा चलेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, n से ज्यादा नहीं जा सकता। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहां पर हम 3 केसेस देखते हैं ऐसे तरह के ग्राफ का। एक केस ये है कि मान लीजिए कि हमने ग्राफ बनाया और इस तरह से आ जाए, कैसे आ जाए? ये आ जाए नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ आए बच्चों तो वहां पर हम जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर हमने क्या अप्लाई किया है? ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर मान लीजिए कि ये जो भी फॉर्म में दे रखा है इसका ग्राफ नीचे की तरफ है तो यहां पर हम ए बोल सकते हैं कि ए इज लेस देन जीरो। क्या बोलेंगे? ए इज लेस देन जीरो। और यहां पर नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गए? 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 हो गए। अगर मान लीजिए कि यहां पर जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, तब आपसे पूछेगा कि ए का नेचर क्या है? ए लेस देन जीरो है कि ग्रेटर देन जीरो है? तो आप क्या बोलिएगा कि ए ग्रेटर देन जीरो है, और यहां पर भी 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे इसको कि यहाँ पे एटमोस्ट जो यहाँ पर जीरोज क्या है? 2 जीरोज है, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट किया। जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है उतना ही नंबर ऑफ जीरोज आते हैं किसी भी ग्राफ में, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पर इस तरह से कट करे या टच करे एक्स एक्सिस को, ठीक है, जैसे यहां से ऐसे हमने बना दिया। यहां पर ए अगेन क्या है? नीचे की तरफ है तो लेस देन जीरो है, लेकिन यहां पर देखिए कि ये जो 2 पॉइंट्स है ना वो आपस में आकर यहां पे कोइंसाइड कर गया है और वहां पर एक ही पॉइंट पर ये टच कर रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ तो है पैराबोला, लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज है बच्चों सिर्फ एक है, वो है 0 0 है, ठीक है। अगर किसी भी एक पॉइंट पर सिर्फ टच करे, जैसे इसी में एक और मैं केस का, सेकंड केस का ही एक और एग्जांपल बना दूं कि ये ऐसे हो, ठीक है, तो भी यहां पर देखिए कि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? इसके एक ही होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो 2 ही होते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है कि 2 से कम हो भी सकते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। और गलत क्या है कि 2 से कभी कम ना हो, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड केस में ऐसा भी आ सकता है कि कोई भी जीरोज ना आए, कोई भी जीरोज ना आए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ये ऐसे हो जा रहा है या फिर ग्राफ इस तरह से बन जा रहा है। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस को टच नहीं किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर एक्स एक्सिस को टच एक भी पॉइंट पर नहीं किए हुए हैं तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था फिर भी नंबर ऑफ जीरोज इसके 0 हो गए। 2 हमेशा नहीं आएगा, 2 से एटमोस्ट है, 2 नंबर ऑफ जीरोज 2 क्या है? एटमोस्ट है। इसीलिए आपको ये बात ध्यान देने योग्य है और इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से ग्राफ बनाकर।
नेक्स्ट हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम डिस्कशन से हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर रिमार्क मैंने लिख दिया है कि इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n the graph of y equal to px intersect the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n0. तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री n है तो वो एट मोस्ट n जगहों पर कट करेगा। देयरफॉर उसके एट मोस्ट जो जीरोज होंगे वो n जीरोज होंगे। एट मोस्ट दे रखा है, एट मोस्ट पर आपको ध्यान देना है यहाँ पर एट मोस्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा n जीरो ही होंगे, उससे कम भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इस पर 2024 में कैसे सीबीएसई बोर्ड ने क्वेश्चन बनाया। यहां पर देखिए असर्शन दे रखा है, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेज एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है। अभी हमने देखा था कंडीशन कि ये वाला जो है ये पैराबोला ही शेप आया था, और पैराबोला किसका ग्राफ होता है, वो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और इसने एक ही पॉइंट पर टच किए हुए हैं, फिर भी इसको हम क्या बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है। यहाँ पे तो क्या बोल दिया, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नहीं भाई, यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। हाँ, ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट आया है जो जीरो जाएगा वो इक्वल जीरो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जो जीरोज हो सकते हैं वो सेम हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट हो सकते हैं और इमेजिनरी हो सकते हैं। ठीक है, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी फिर इसको पढ़िएगा। नेक्स्ट रीजन क्या दे रखा है, यहां पर देखिए, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि n जो है कि अगर किसी का डिग्री n है तो उसका ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं, अभी हमने रिमार्क में देखा था, ज्यादा से ज्यादा जीरोज कितने हो सकते हैं, n ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, उससे कम हो सकता है। ठीक है, तो रीजन सही था, असर्शन गलत था। असर्शन फॉल्स और रीजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम ग्राफ के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे बच्चों, आपका ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px इफ इट्स ग्राफ 1 पासेस थ्रू द ओरिजिन। क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल बोला है। लीनियर पॉलिनोमियल में एटमोस्ट नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 होते हैं, यानी एटमोस्ट ये एक ही जगह पर एक्सेस को टच या कट कर सकता है। यहां पर देखिए, इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो एक पॉइंट को टच कर गया ओरिजिन पे, तो इसका क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है, सेकेंड, डज नॉट इंटरसेक्ट और टच एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। अगर एक एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, वाई एक्सिस को तो कितने भी जगह पर टच करे उसका मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस का होना चाहिए। अगर जो पॉलिनोमियल जो है वो एक्स के वेरिएबल में है, समझे, ध्यान देने की बात है कि पॉलिनोमियल अगर एक्स की वेरिएबल में है तब हम इस बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे देखिए px दे रखा है, अगर यही py दिया होता तो हम क्या सर्च कर रहे होते, हम ये सर्च कर रहे होते हैं कि y एक्सिस पर कितने जगहों पर काटा है या y एक्सिस पे कितने जगहों पर टच किया है। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल ध्यान देने की बात है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल x है, इसलिए हम x एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं कि x एक्सिस को अगर वो एक भी पॉइंट पर टच या कट नहीं कर रहा है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0 बोल सकते हैं, एक भी जीरोज नहीं होगा क्योंकि इसने x एक्सिस को टच ही नहीं किया, और ये जो हमारा पॉलिनोमियल था वो x में दे रखा था। होप की बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, रिवाइंड करके देखिए, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx, देखिए fx में भी दे सकता है, मैंने आगे ही बताया था, fx इज अ स्क्वायर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। मान लीजिए कि कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल x+2 एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर बोला कि इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज अ स्क्वायर, ये जो fx है ये स्क्वायर ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, देन इट्स 2 जीरोज आर कोइंसिडेंट। तो क्या बोला कि इसके जो 2 जीरोज हैं वो कोइंसाइड करेंगे, यानी कि इक्वल होंगे, ऑब्वियसली इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर x+2 का होल स्क्वायर हो जा रहा है, या फिर कोई भी यहाँ पे वैल्यू आ जाए जो लीनियर का है, वही क्या हो रहा है कि 2 फैक्टर हो गए ना, तो 2 फैक्टर हो गए क्या मतलब क्या हुआ है, 2 जीरोज हो गए। जितने नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आएंगे, तो यहाँ पर 2 जीरोज निकल कर आ जाएगा, 2 जीरोज निकल कर आएगा, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि x+2 इंटू x+2 इक्वल टू 0 इक्वेट कर सकता हूँ जीरोज निकालने के लिए। जब भी आपको जीरो निकालना है तो पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो हमने एग्जांपल लिया है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -2 ही आएगा, ये दोनों पॉइंट तो सेम ही है, यानी कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए,
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल व्हिच ग्राफ आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। देखिए ये भी आपसे भरमा सकता है ये क्वेश्चन को पूछ के कि अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ जीरोज पूछा है कि अगर कोई ग्राफ में है ना, यहां पर देखिए कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल, कौन से पोलिनोमियल है नहीं दे रखा है कि, लेकिन ये हमें दे रखा है कि उसका जो ग्राफ है वो पैरेलल है वाई एक्सिस के। वाई एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा। अगर एक पॉइंट पर टच या कट किया हुआ है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे 1। तो हम क्या लिख देंगे कि इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर बोला है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है बच्चों, देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक्स एक्सिस पर कहीं टच ही नहीं किया। अगर नहीं टच किया है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या है, पहले का 1 और दूसरे का जीरोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल whose graph are either touching or intersecting the axis only at the points। ये पॉइंट्स दे रखे हैं कि इस पॉइंट पर या तो वो टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब हमें बताइए कि ऐसे जो पोलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। देखिए पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा छपेगा ये क्वेश्चन कि -3,0। अब -3,0 देख रहे हैं तो ये कहां अलाई करेगा, ये एक्सिस पर अलाई करेगा, यानी एक्सिस को टच कर गया। ठीक है, ये 0,2 कहां लाई करता है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तीसरा 3,0 तो ये कहां पर टच कर रहा है, अगेन एक्स एक्सिस पर। तो देखिए एक्स एक्सिस पर यहां पर 2 ही बार टच किया है, इसलिए इसका नंबर ऑफ जीरोज यहां पर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहां पे 2 आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए कि 0,4 कहां पर लाई करता है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये होता है वाई एक्सिस पर, तो ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहां भी ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन है। तो अच्छा, जब भी ओरिजिन पर अगर टच करे तो वो एक एक्स एक्सिस के पॉइंट पर टच किया हुआ माना जाता है। तो 0,0 भी क्या हो गया कि एक्स एक्सिस को टच कर गया। देखिए ना, यहां पर अगर हम ओरिजिन बनाते हैं इस तरह से, ये जो ओरिजिन बनाते हैं तो एक पॉइंट पर टच कर गया ना एक्स एक्सिस को, तो यहां पर एक जीरोज हो जाएगा, यहां से काउंट कर लेंगे। 0,-4 अगेन ये क्या कर रहा है, सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है। यानी कि अगर हम कुछ ग्राफ इसका देखें तो कुछ इस तरह से आ रहा है कि वाई एक्सिस को एक जगह पर नेगेटिव में और एक जगह पॉजिटिव में कट कर रहा है, ओरिजिन पर कट कर रहा है। ठीक है, और कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 1 हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शानदार क्वेश्चन चल रहा है। आप वीडियो को पॉज करते रहिए और पॉज करके खुद भी आंसर करते रहिए। आप कमेंट बॉक्स में भी बताते रहिए कि आपके कितने आंसर सही हुए और कितने गलत हुए। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के x² - 4x प्लस के टचेज एक्स एक्सिस। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसमें डिफिक्ट होंगे। देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x² - 4x प्लस के टचेज एक्स एक्सिस, इंटरसेक्ट नहीं लिखा हुआ है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस पर। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान दीजिएगा फिर से, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ अगर हम देखें और वो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके जो रूट्स होंगे बच्चे वो इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा होगा कि इक्वल रूट्स का क्या कंडीशन होता है। यहां पर देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों कॉन्सेप्ट को मैच कर दिया। तो अगर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका यानी कि मतलब है कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो एक है, और वो नंबर ऑफ जीरोज चूंकि ये क्वाड्रेटिक है तो दोनों जो जीरो, क्वाड्रेटिक में हमेशा 2 जीरो जाते हैं। अब यहां पर एक ही जगह पर पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब कि वो दोनों जीरोज क्या है, सेम है। तो हम लोग बोल सकते हैं कौन सा कंडीशन हमें यूज करना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो कंडीशन जहां पर नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं, 2 जीरो जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या कंडीशन होता है, वहां कंडीशन होता है डिस्क्रिमिनांट d = 0। डिस्क्रिमिनांट क्या आता है बच्चों, b² - 4ac = 0। ठीक है, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, ax² + bx + c। ठीक है, अब ये देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, b बराबर यहां से कंपेयर करके क्या निकाल लेंगे, -4 निकाल लेंगे, और c बराबर क्या निकालेंगे, k निकालेंगे। ठीक है, यहां पे पुट कीजिए -4 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू k। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। ये 16 हो गया भाई मेरे, ये -4k = 0। सो 4k = 16, हेंस k = क्या आ गया, 4 आ गया। k = क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, -4ac -4 का स्क्वायर -4, a की जगह पर 1 था और c की जगह पर k था।
-4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4k इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4k इक्वल टू क्या हो गया 16, सो k इक्वल टू 4, तो 4 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप प्लीज कमेंट में बताइए बच्चों कि क्या ये आपने इस क्वेश्चन को सही किया, क्या आपने पहले अप्रोच में इसको समझ पाए, ठीक है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं यहां पर एक कॉन्सेप्ट पहले हम लोग सीख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन, अब तक हमने ग्राफ के क्वेश्चंस कर लिए बच्चों, ग्राफ के क्वेश्चन इसी तरह से वैरी करके रहेंगे। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, और इसमें हमें मेन देखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कि ax स्क्वायर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर एज a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में हो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके जीरोज हम लोग सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। और ये जो जीरोज है बच्चों, उसके कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट और एक्स के कॉफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। देखिए, अगर मान लेते हैं कि इसके दो जीरोज अल्फा और बीटा है, क्योंकि एटमोस्ट तो दो ही जीरो आएंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा यहां पर हम बोलते हैं कि अल्फा और बीटा का अगर हम सम करते हैं तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, आपने अल्फा और बीटा इसके जीरोज मान लिए हैं, तो सम ऑफ जीरोज बराबर जो कंडीशन निकल कर आता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, या हम बोल सकते हैं कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन आपको याद रखना चाहिए कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का क्या कंडीशन आता है, कांस्टेंट टर्म और डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ जाता है कंडीशन। इन दोनों कंडीशन को हमें याद रखना है और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस पर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। अच्छा, एक और कंसेप्ट पहले कर लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी तक तो हमें क्या बोला कि जो जीरोज हैं तो उसका रिलेशन हमें कॉफिशिएंट से क्या होगा, तो वो हमने देख लिया। अब अगर मान लीजिए कि आपको जीरोज ऑलरेडी दे रखे हैं, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा आपको दो जीरोज दे रखे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम फॉर्म करेंगे, तो वो करेंगे px इक्वल टू के कोई कांस्टेंट होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, है ना, इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ये आप याद रखिए बच्चों, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इन पे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहां पर ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है, देन वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू निकालनी है। बोला है कि अगर एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो फॉर एग्जांपल हम मान लें कि एक जीरो अल्फा है, तो दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो k है कहां पर है, ये कांस्टेंट वाले टर्म में है, तो हम यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का इस्तेमाल कर लेंगे। कैसे करेंगे कि अगर इन दोनों का हम प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसी को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहेंगे। तो अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा बराबर क्या होगा, क्या था, कांस्टेंट टर्म यहां पर ये है, तो कांस्टेंट टर्म k अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहां पे 5 है। ये कंडीशन हमने यूज कर लिया। यहां से देखिए अल्फा और अल्फा कट गया, तो 1 बराबर क्या आ गया, k अपॉन 5 आ गया। सो k की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 5 आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, करते चलिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस p x प्लस 1 माइनस c सच दैट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, देन c इक्वल टू व्हाट, तो c आपको निकालना है। यहां पर देखिए बच्चों, बड़े ही से चालाकी से ये जो x का टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर डाल दिया है और x का कोई आपको फाइनल कोफिशिएंट नहीं मिल रहा है,
तो इसको हम लोग क्या क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हम लिख सकते हैं पी एक्स और माइनस पी माइनस सी। ठीक है, ये जो पी एक्स आपने देखा ये हम इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स तो आ गया, यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये p प्लस सी हो जाएगा। अब ये हमारा कांस्टेंट टर्म बन गया है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है। अब यहां पर हमसे पूछा है कि अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 दोनों का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, देन c का वैल्यू क्या होगा। तो इसको भी थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेते हैं, देखते हैं इसका मतलब क्या निकलता है कि अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी साल आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो आपको जरूर इसको करके जाना चाहिए। देखिए अल्फा इंटू बीटा कर लेंगे तो ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको दिखाई दे रहा है। फिर अल्फा प्लस 1 तो ये अल्फा हो जाएगा, प्लस 1 इंटू बीटा तो ये बीटा हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 ही होता है, इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये सम ऑफ द जीरोज और प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो हम इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब ये जो चीज निकल कर आया है बच्चों कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी, ठीक है, और सी की आपको वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा कहां से मिलेगा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां पर निकाल लेते हैं पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, माइनस पी प्लस सी ब्रैकेट, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख दें बच्चों, माइनस पी प्लस सी, ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो। सम ऑफ द जीरोज क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। माइनस तो ऑलरेडी लग रखा है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि माइनस माइनस प्लस पी अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि p अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, p आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिए तो माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस पी और प्लस पी खत्म और 1 माइनस सी प्लस 1 इक्वल टू 0। सो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 1 आ जाएगा। c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, प्लीज इस सॉल्यूशन को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस k रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, देन वैल्यू ऑफ k इज। यहां पर क्या दे रखा है कंडीशन कि सम ऑफ द जीरोज जो है इस पॉलिनोमियल का वो क्या है, रूट 2 है। तब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, k की निकालनी है। ठीक है, यहां पर देखिए सम ऑफ द जीरोज क्या होता है बच्चों, लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहां पर देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस k रूट 2 है। बहुत सारे बच्चे k रूट 2 सिर्फ लिख देंगे, नहीं माइनस भी लगा हुआ, तो माइनस k रूट 2 हो गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 2 हो गया। यहां पर देखिए कि क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस यानी k रूट 2 अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ द जीरोज। और सम ऑफ द जीरोज आपको दे कितना रखा है, रूट 2 दे रखा है, तो हम उससे इक्वेट कर लेते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि k रूट 2 अपॉन 2 इक्वल टू रूट 2। ठीक है, रूट 2 और रूट 2 कैंसिल हो गया। सो k की वैल्यू क्या आ गई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 हो गया। ठीक है, k की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया, यानी कि b वाज द राइट ऑप्शन। ये भी 2024 में पूछा था, होप कि इस बार भी छप जाए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशियो 3:2, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके रेशियो में दे सकता है। तो इफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशियो 3:2, देन फाइंड के। हम मान लेते हैं कि ये रेशियो जो है हमारा m में है, तो हम नंबर जो जीरोज है 3m मान सकते हैं और 2m मान सकते हैं। तो हमारा दो जीरोज क्या हो गया, 3m और 2m हो गया। तो इफ जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 आर इन द रेशियो 3:2, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड के कहां पर है, सम ऑफ द जीरोज के पास है। ठीक है, तो देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज यहां पर क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2m।
इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स करेंगे तो k आ जाएगा अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी 1 आ गया, यानी k इक्वल टू क्या आ जा रहा है 3 इंटू 2 5m आ रहा है। लेकिन ये m का क्या है, m की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, तो यहां से देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं तो 3m इंटू 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन 1 कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 6 m स्क्वायर इक्वल टू 6 से 6 खत्म, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। सो m इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों प्लस माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m सच दैट a माइनस b इक्वल टू 1 देन फाइंड m, यहां भी m फाइंड करना है। इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, अगर a और b इसके जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हैं सच दैट a माइनस b इक्वल टू 1, तो अगर हमें बच्चों यहां पर देखिए a माइनस b यानी कि डिफरेंस ऑफ रूट्स या जीरोज क्या दे रखे हैं 1 दे रखे हैं, तो हम क्या यहां से a प्लस बी हम नहीं निकाल सकते, a प्लस बी क्या होगा सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स लगाइएगा तो माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, 5 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो सम ऑफ द जीरोज यानी कि यहां पर a प्लस बी हम लोग क्या बोल सकते हैं 5 है, तो a प्लस बी इक्वल टू 5 इस्तेमाल कर लीजिए, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए कट जाएगा, तो 2a इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए, a की जगह पर 3 पुट कीजिएगा, तो 3 माइनस b इक्वल टू 1, यहाँ से क्या आ जाएगा b को उधर ट्रांसफर कीजिए तो b इक्वल टू 2 आ जाएगा, b क्या आ जाएगा b इक्वल टू 2 आ गया, तो a भी निकल गया और b भी निकल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है फाइंड m, m क्या है कांस्टेंट टर्म, ये हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल लेंगे, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म यानी m एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 1, a इंटू बी 3 इंटू 2 कीजिए कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो m इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, m इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ m अपॉन n प्लस n अपॉन m, ठीक है, यहां पर देखिए कि अगर बोला है कि m एंड n क्या है इसका जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, देखिए जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, तो यहाँ पहले जीरोज या तो आप पहले जीरोज निकालकर यहाँ पे पुट कर दीजिए या फिर आप क्या कीजिए इसको पहले सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से कोई कंडीशन आएगा देखिएगा, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो m इंटू एन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बच्चों m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn लिखा जा सकता है। क्या ये आपको आता है, क्या ये आपको चमका, देखिए m प्लस n का होल स्क्वायर क्या होता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2mn, यहाँ पर जो प्लस 2mn आया है उसको हमने माइनस कर दिया तो क्या बचा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ही बचा, तो यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से हमारा फायदा क्या हुआ है कि यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स मिल गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया है, बस इसी को यहाँ से निकाल लेना है, इसका सम ऑफ द रूट्स क्या होगा तो माइनस 11 अपॉन 3 होगा सम ऑफ द रूट्स, तो माइनस 11 अपॉन 3 कर दीजिए, होगा ना जी, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ बी क्या है 11 है, तो माइनस लगाएंगे तो माइनस 11 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस 11 अपॉन 3 हो गया, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस 4 और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3 है, चलिए इसको ऐसे कर लेते हैं, अपॉन यहां भी यही चीज करेंगे माइनस 4 अपॉन 3, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए 11 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों 121 हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 हो गया, 8 अपॉन 3 हो गया, अपॉन माइनस 4 अपॉन 3 हो गया। यहां से बच्चों ध्यान दीजिए 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 121 प्लस 3 इंटू 3 9 होता है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 24, ठीक है, अपॉन माइनस 4 अपॉन 3, यहां पर देखिए 121 प्लस 24 कीजिए कितना आ गया 145 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 145 अपॉन 9, और यहां पर देखिए रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, तो 3 माइनस 4 3 से ये कट जाएंगे 3 टाइम्स में, तो क्या आ गया माइनस 145 अपॉन माइनस 4 इंटू 3 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। देखिए इस तरह से भी वर्ड इस्तेमाल कर सकता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स उसको बोलते हैं कि जिसको ऐड करने पर जीरो आ जाए। जैसे 5 में क्या ऐड करेंगे कि जीरो आ जाएगा, तो -5, ठीक है, यानी कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5 है। 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5। अगर मैं बोलूं कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a होगा, ठीक है। तो यहां पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर लेना है। तो इफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बड़ा सिंपल है। अगर एक हमने जीरोज माना अल्फा, तो दूसरा जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस अल्फा होगा, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। यानी कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो है। बस इसी को आप यूज कीजिए। यहाँ पर सम ऑफ जीरोज क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ बी, तो माइनस बी अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या? माइनस बी इक्वल टू जीरो। सो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे जीरो आ जाएगा। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? ये तो जीरो हो नहीं सकता, और वही ये अगर जीरो हो जाएगा तो डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया? बी इक्वल टू जीरो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हाँ देखिए, अब यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, कि अब आपको जीरो दे रखे होंगे और आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना होगा। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है बच्चों, तो हमें किसकी जरूरत होती है? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज। यही हमें कंडीशन लगाना है, यही हमें फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर जीरोज दे रखा है तो सम कीजिए पहले। तो सम करते हैं तो क्या आता है? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 प्लस रूट 5 अपॉन 5, और ऐड कीजिए दोनों तरफ। नीचे डिनोमिनेटर 5 ही है, तो मैं इसको इस तरह से ऐड कर लेता हूँ, है ना। न्यूमरेटर भी सेम ही रह जाएगा, ये कट जाएंगे। 3 प्लस 3 6, 6 अपॉन 5 हो गया क्या? अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 इंटू 5 नीचे 25, और ये a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी आ जाएगा। तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और माइनस, है ना, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, तो ये 5 आ जाएगा। तो 9 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 4, 4 अपॉन 25 आ जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने यूज कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई में। तो 9 माइनस 5 क्या हो गया? 4, 4 अपॉन 25। अब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो हमारा जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है जी? 6 अपॉन 5 एक्स हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? प्लस 4 अपॉन 25 आ जाएगा। अगर हम के की वैल्यू 25 रखते हैं बच्चों, 25, तो क्या आ जाएगा? इफ हम लोग लिख सकते हैं कि k इक्वल टू 25, तो ये इक्वेशन क्या बन गया? 25 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 टाइम्स में कट जाएगा 25, और ये आ जाएगा -30x और प्लस 4। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, ठीक है। होप कि आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप भी पॉज करके करते चलिए। इफ m and n आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन, क्या दे रखा है यहाँ पे? 1 अपॉन n अपॉन m एंड 1 प्लस m अपॉन n। आपको ये बोला है कि अगर m एंड n इसका जीरोज है, किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर ये दूसरे पोलिनोमियल का जीरोज है तो इसका सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज यहाँ से निकाल लेंगे। ये भी फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे मेथड बता देता हूँ, आप प्लीज खुद से कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका आंसर आया। यहाँ पर अगर दोनों का सम करेंगे तो 1 प्लस n अपॉन m प्लस 1 प्लस m अपॉन n हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2, और इनका हम n अपॉन m प्लस m अपॉन n कर लेते हैं। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा बच्चों? m इंटू n आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 2mn हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर n स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों कि ये m प्लस n का होल स्क्वायर है, तो हम बोल सकते हैं कि m प्लस n का ये होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या हो गया? m इंटू n हो गया। बस देखिए कि कितना सिंपल से हो गया। यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। किसका? इस पोलिनोमियल का, इस पोलिनोमियल का। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा। सो
अगर हम जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसको अल्फा और बीटा माने तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, m प्लस n, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या है यहाँ पर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ b यानी कि -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी कि 1, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है यहाँ पर 3/1 3। तो अल्फा प्लस बीटा हमें जो हमें पॉलिनोमियल चाहिए उसका सम ऑफ द रूट्स बन रहा है 16/3 सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कर रहे हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट करना चाहिए हमें। इसको मैं मिटा दूं इसको, देखिए मिटा देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ और हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स देखते हैं यहाँ पर। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस n/m इंटू 1 प्लस m/n। देखिए 1 से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा, 1 से जब m/n आएगा और फिर n इंटू, तो ये आ जाएगा n/m आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, n इंटू m/n करेंगे तो क्या आएगा, ये दोनों कट जाएगा, n और n कट जाएगा, m और m कट जाएगा, ठीक है। कट के क्या आ जाएगा, वापस से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए फिर से वही चीज आ जा रहा है 2 प्लस m/n प्लस n/m, यानी कि यही चीज आ जा रहा है। तो यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज भी हो जाएगा, बताइए 16/13, वही चीज आ रहा है 16/3 और ये 16/3 आ जाएगा। देखिए सेम चीज आया 2 प्लस m/n प्लस n/m आया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या हो जाएंगे 16/3 और सम ऑफ द जीरोज भी 16/3 है। तो आपको क्या पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं k, ठीक है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज यानी 16/3 इंटू एक्स प्लस 16/3। अगर वैल्यू बच्चों k की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x और प्लस 16। यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। होप कि आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ठीक है, 3 इज द जीरो ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल, ठीक। बोला है कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि जो 3 है वो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल का जीरो बन जाए, ठीक है। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, अगर जो 3 है इसका जीरो है, 3 है अगर इसका जीरो है तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो अगर हम यहां पर 3 पुट करेंगे तो ये जीरो आना चाहिए था, ठीक है। तो 3 पुट करेंगे तो यहां पर जीरो आना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस 5 इंटू 3 करेंगे प्लस 4 करेंगे। तो यहां से देखिए बच्चों 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 15 और प्लस 4, यहां से माइनस 15 और प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा, -6 प्लस 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम 3 पुट कर रहे हैं बच्चों तो देखिए जीरोज नहीं आ रहा है, लेकिन ये बोला है कि क्या कि 3 क्या है, जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है, आप इसमें क्या ऐड करेंगे कि जो पॉलिनोमियल नया पॉलिनोमियल निकल कर आए उसका जो जीरोज है वो 3 है। तो देखिए यहां पर 3 पुट किया तो यहां पर -2 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है, -2 आ जा रहा है। अगर इसको जीरो बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, +2 कर देंगे तभी तो ये जीरो आ जाएगा, है ना। यानी कि रिजल्टिंग पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे। तो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 प्लस 2 ऐड कर देंगे तो ये नया पॉलिनोमियल होगा, और इसी पॉलिनोमियल का क्या होगा, ये जीरोज होगा। यही क्या होगा, 3 इसका जीरो होगा। तो -5x प्लस 6 आप इसको पुट करके देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और -15 प्लस 6, यहाँ पे -6 प्लस 6 इक्वल टू 0 आ जा रहा है, ठीक है। यानी कि आंसर क्या होगा, 2 होगा। या क्या दे रखा है, व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल दिस सो दैट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी बोल सकता था। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन में आए कि व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो देखिए लास्ट में क्या बचा था, -2 बचा था। तो बोले कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट हम बोलेंगे -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और -2 + 2 क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही आपका कलेक्शन था पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता बच्चों, पॉलिनोमियल का वेटेज जो है वो बहुत कम है। आप देखेंगे कि ये 4 से 5 नंबर में मैक्सिमम वैरी करेगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए ग्राफ वाले, फिर कॉफिशिएंट जो रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कॉफिशिएंट्स का था, और तीसरा कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपने ये तीनों चीज़ को अच्छे से समझ लिया है तो ये चैप्टर आपके लिए कंप्लीट है और आपका यहाँ पे तैयारी हो चुका है। धन्यवाद। नेक्स्ट में हम ये करेंगे।